मालिक अब मैं आपको लिए चलता हूं दरअसल पोर्टल की तरफ घुमा के लाते हैं कि जो यहां से देखा सीखा वो असल में क्या था। वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। एलिजिबल पर्सन एलिजिबल डाउट लेकर अथॉरिटी के पास जाएंगे, स्टेट लेवल की अथॉरिटी है। इंटर वाले खेल को नहीं देखेंगे। 2 केस में मैंडेटरी रिजेक्शन है, उसके बाद वो चाहे तो एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, जो भी करेंगे ऑर्डर के साथ करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। और अगर एक्सेप्ट किया है 90 दिन में अपनी रूलिंग दे देंगे। और रूलिंग देने के बाद अगर कोई सी भी पार्टी द्रवित है मतलब दुखी है तो वो अपलेट अथॉरिटी के पास जा सकती है। मोरोवर अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को खुद को डाउट है तो वो भी रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई कल को तुम्हारे पास केस आएगा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर वो बता दीजिए। वहाँ से रेफरेंस लेने के बाद में ये अपना दे देंगे। बाकी छोटी मोटी बातें हैं कि ये 1 to 1 अप्लाई की जाएगी और सारे ऑर्डर रिटर्न में होंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दी जाएगी। इनकी पावर ये है कि कस्में खिलवा सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड वगैरह मंगवा सकते हैं और सिविल कोर्ट की भांति ट्रीट कर सकते हैं। वो सारी पावर इनको अवेलेबल हो जाती हैं। बंदा रजिस्टर्ड है तो रिकॉर्ड वगैरह भी ऊपर से मंगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर आपने पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया जी। भरोसा करना मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ, लीगल कंटेंट रूल्स वूल्स सब पढ़ा दिया मैंने आपको। एक डायग्राम के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर डाला मैंने आपका मालिक। पोर्टल पे चलते हैं भाई साहब, ये है असल मजा। यहां से मैं आपको सच बताऊं मालिक, मतलब मैं जब क्लास में एक्साइटेड रहता हूं ना तो कहीं ना कहीं पोर्टल है या डेमोज होते हैं इनसे एक्साइटमेंट बनती है। वरना भाई साहब सच बता रहे, अकेला आदमी परेशान हो जाए स्टूडियो में खड़ा खड़ा ही। पर मेरे साथ तो तुम भी तो होते हो यार, सब बैठे रहते हैं यहाँ पर कि गुरुजी आ रहे होंगे आ रहे होंगे। यहाँ पर बताया गया था कि भाई साहब सुनो कि इसे एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भी एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैं इसमें अभी लॉगिन नहीं करता क्योंकि लॉगिन करूंगा तो मतलब मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करता हूं। मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आप भी करके देखना इस काम को। हम गए सर्विसेज पर कि क्या हम एडवांस रूलिंग के लिए जा पा रहे हैं कि नहीं। सर्विस पे जाकर आप जाना यूजर सर्विस पे, और यूजर सर्विस पे देखेंगे सर्च ये आ गया, 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 यहाँ पे लोकेट ये आ गया, जनरेट आईडी, यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अच्छा, यूज़र आईडी आपको जनरेट करनी पड़ेगी अनरजिस्टर्ड के लिए। अब इसमें पोर्टल में चेंज कर दिया है मालिक। पहले क्या था कि ये यूज़र आईडी भी क्रिएट नहीं करवाते थे और डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले जाते थे जहाँ आपको जाना होता था। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पर आए हो ना तो पहले बता के जाओ। मतलब इनका क्या है, हमारी अपनी वेबसाइट crajkumar.com, ठीक है। उस वेबसाइट पे जब कोई बच्चा आता है तो मान लीजिए कोई पेन ड्राइव वगैरह देखी, थोड़ा कोशिश भी किया लेकिन पेमेंट नहीं किया उसने, पेंडिंग में चला जाता है, उसका जो है वो पेंडिंग में चला जाता है, जो पेमेंट नहीं करता। तो हमें लगता है कि यार ये बच्चा आया था, इंटरेस्टेड था, पता नहीं पेमेंट क्यों नहीं किया, क्या मामला है। तो हम उसको कॉल करवा लेते हैं कि भाई आप आए थे पेमेंट करने के लिए पर आपने पेमेंट नहीं किया, क्या वजह है। फिर बताता है कल करूँगा, परसों करूँगा, जैसे भी ऐसे बताता है। एक वो थे जो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो पेमेंट नहीं कर रहा मतलब वो हो सकता है उसके बारे में कुछ डाउट चल रहा हो, कोई और समस्या हो या हिचकिचा रहा हो, क्या मामला है ना। मतलब आना तो चाह रहा है पर अभी थोड़ा डर लग रहा है उससे, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जीएसटी पोर्टल को खंगाल रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ देख रहा है, इसका मतलब उसका हल्का फुल्का जीएसटी से वास्ता आ चुका है या आने वाला है। सरकार कह रही है पहले अपना कुछ डिटेल्स दे मुझे तू, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमारे नए स्टूडेंट बनने वाले हो, कल को तुम ही जीएसटी भरने वाले हो। तो उनके लिए यूजर आईडी यहां पर क्रिएट करवाई जा रही है। दिस फंक्शनलिटी इज ओनली फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं है ना ही लाइबल है अंडर द एक्ट। और क्योंकि जो रजिस्टर्ड हैं या लाइबल टू रजिस्टर हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड हैं वो अपना लॉगिन करके जाइए। जो लाइबल टू रजिस्टर हैं तो यहां से क्यों करा रहे हो अपना मतलब काम लाइबल टू रजिस्टर मतलब काम धंधा शुरू तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लाइबल टू रजिस्टर है ना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर लॉगिन करके आराम से एडवांस रूलिंग लेना। तो अगर जो उनको रजिस्ट्रेशन ना है ना करवाना है अभी, और सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप चाह रहे हो तो वहां करा लो रजिस्ट्रेशन। यहां से क्यों मना रहे हो, पहले वो रजिस्ट्रेशन करा लो, आप पक्का काम करा लो, शादी करवा लो पहले। यहां से इंक्वायरी करते मत फिरो, सूंघते हुए मत फिरो। यहां पे करा दिस यूजर आईडी इज ओनली फॉर फैसिलिटेटिंग कंटेनिंग फंक्शनलिटीज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एट जीएसटी पोर्टल सच एज फाइलिंग ऑफ एडवांस रूलिंग, अपील एटसेट्रा। आगे बात समझ में। सबसे पहला नाम आया फाइलिंग ऑफ एडवांस रूलिंग, तो वो अनरजिस्टर्ड को भी अवेलेबल होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे हिसाब से आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे मालिक कि हाँ हमने पोर्टल पे ऐसे गए थे, देखा था। अब ये बात आपके जहन में जा चुकी है कि हाँ एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भी एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। अगर आप इसमें यस करते हैं
तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बता दो कौन कौन हो, क्या हो, आपका नाम पता जो भी है। जैसे रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए नहीं होता, ये पार्ट ए पूछ रहे हैं, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, कौन हो। वहाँ पर नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट की वजह ये नहीं होता, वहाँ पर होता है आपका कि आप न्यू एप्लीकेंट हो या फिर आपने टीआरएन जनरेट कर लिया है, ठीक है जी। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो वैसे करके तो अपनी डिटेल दीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर मांगेंगे, बिजनेस का नाम मांग रहे हैं कि जो भी आप शुरू करना चाह रहे हो, और बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो बता दीजिए, फॉरेन कंपनी हो, कौन हो, कैसे हो, वो मतलब एक छोटा सा फॉर्म भरवाएंगे आपसे। ये आपका नाम, आपका पैन, आपका मोबाइल नंबर, ये आपसे ले लेंगे जी, और आपका एड्रेस, ये सारा लेने के बाद में आप प्रोसीड कर जाइएगा। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड तैयार, यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी, उसके आधार पे आप लॉगिन करेंगे, फिर आप एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मतलब आपका डेटा आपसे ले लेंगे पहले, ठीक है जी। बहुत सारी वैसे वेबसाइट आपने देखे होंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, कि आप वेबसाइट जब देखने जाते हो, इवन कुछ भी ढूंढने जाते हो, कहता भैया अपना मोबाइल नंबर और ये सब बता दें हमें। तो हमारी वेबसाइट भी यही करती है, अगर आप फ्री रिसोर्स में कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो भैया पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दो, ताकि हमारे डेटाबेस में आ जाए, कल को हमें कुछ भी कम्युनिकेट करना पड़े तो कर पाओ। तो चलिए मैं लॉगिन करके चलता हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ ऑलरेडी, और मुझे कुछ, ये क्या खुल गया और मुझे यहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं कैसे करूँगा जी, gst.gov.in। तो मैं गया लॉगिन पर, RNV इंफ्रा, और यहाँ पर आइए, ये क्या है जी, 553144, ये आ गया जी। यहाँ पे आइए सर्विसेज में, उसके बाद आइए आप यूज़र सर्विसेज में, ये आगे यूज़र सर्विस में। हा देखो ना, कोई भी चीज़ अगर, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, अब फ्री वाला जैसे मान लीजिए हम अपना ये सॉफ्टवेयर क्लासों को जोड़ने और काटने का सॉफ्टवेयर है, फ्री वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शंस 2-4 मिलते हैं, लेकिन जब पेड हो जाता है तो फंक्शंस ढेर खुल जाते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, माई सेव्ड एप्लीकेशन, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, माई सबमिशंस, हॉलीडे लिस्ट, LUT, लोकेट GST प्रैक्टिशनर, ITC 02, कॉज लिस्ट, माई एप्लीकेशन। हाँ, ये रहा माई एप्लीकेशन, बहुत ही शानदार टैब है माई एप्लीकेशन। तो मुझे एप्लीकेशन देनी थी, यहाँ ये माई एप्लीकेशन में, और ये इसमें कह रहा है कि क्या, किसकी एप्लीकेशन, एडवांस रूलिंग की देनी है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, रिफंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आती रहेंगी। हमने कहा एडवांस रूलिंग के लिए करा सर्च करनी है न्यू एप्लीकेशन, मतलब आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है और आप उसका स्टेटस देखना चाहते हो कि वो पेंडिंग है, प्रोसेस है, क्या नहीं है, तो सर्च कर सकते हैं। नहीं भैया, न्यू देनी है, न्यू एप्लीकेशन देनी है। तो यहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कह रहा हो भाई साहब फीस, भाई साहब हद हो गई, कह रहे ओए सुन, ओए सुन, अरे एप्लीकेशन बाद में भरिए, पहले पैसे दे, पहले फी। अब इससे आपको आइडिया लगा, क्योंकि आपका दिमाग क्या काम करता है, DD बनेगा, चेक बनेगा, पेमेंट कैसे होगा, फीस का लिख तो दी है, ऐसे होगा। यहाँ सबसे पहले पेमेंट कीजिए। पेमेंट कैसे करेंगे, वॉलेट में डाल दे पहले पैसे। कहाँ डालने, वॉलेट में। कौन सा वॉलेट, पेटीएम नहीं, कैश लेजर, कैश लेजर भी तो एक वॉलेट ही है ना, तो कैश लेजर में अपने पैसे डाल दो। फिर वहां से आपसे हम बात करके चलेंगे, ऐसा इन्होंने मालिक यहाँ पर आकर बोल दिया है। कह रहा ठीक है जी, तो वॉलेट में पैसे डालते हैं। फीस कितनी जा रही है, पहले फीस देख लेते हैं। SGST 5000, CGST 5000, IGST। अभी IGST क्या मसला सर, आपने कहा था IGST के 10,000 हैं, आपने कहा सर जी ये और ये 5,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये सबके लिए 5,000 है। जी हाँ, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट बैलेंस। पहले यहाँ दिखाता हूँ, एक मिनट। मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और ये कर दिया, मैं कहूँ ये बनता है जी मेरा, मैं कहूँगा क्रिएट एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। हमने कहा ये लीजिए कर दे। ओहो, कह रहा सुन, प्लीज डिपॉजिट द अमाउंट टू बी पेड इन कैश लेजर बिफोर क्रिएटिंग एप्लीकेशन। क्या आपके कैश लेजर में इतना पैसा है? अब पढ़ो जरा क्या बोलता है। इंस्ट्रक्शन, इफ देर इज नॉट सफिशिएंट बैलेंस इन कैश लेजर अंडर फी हेड, अलग अलग हेड होते हैं ना उसके, CGST, SGST, IGST, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, अलग अलग हेड। इफ देर इज नॉट सफिशिएंट बैलेंस अंडर फी हेड दैट इज अमाउंट टू बी पेड is not nil, then click on deposit in eCash ledger button to deposit the required cash in cash ledger. If sufficient balance is available under fee head, तो amount to be paid is nil, that is amount to be paid is nil for all the selected acts, then click on the create application। मतलब आपके अब क्या होगा कि मेरे अगर यहाँ पर
ई कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस होता ना, अभी 10,000 काट देता मेरा, ये वहाँ से काट देता और मेरी एप्लीकेशन पे आगे बढ़ जाता मैं, ठीक है जी। और ये जो IGST वाला कॉलम है ना बाबू, ये आपका आता है क्योंकि, अब मेरी बात समझना, पहली बात तो ये कि साहब यहाँ IGST की बात क्यों कर रहे हो आप, IGST की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्टेट लेवल की अथॉरिटी है जहाँ पर CGST और SGST के अधिकारी बैठे हुए हैं। IGST का नामो निशान नहीं था। IGST के मसले तो वो जो नेशनल आपका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनेगी वहाँ आएगा ना, तो फिर यहाँ IGST का जिक्र क्यों किया जा रहा है, मैं बताता हूँ सिर्फ एक पर्पज़ के लिए। प्रेजेंटली फीस फॉर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन इज 5,000 ईच अंडर CGST SGST, दोनों के लिए इतना है फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर एंड 5,000 फी फॉर ओइडा टैक्स पेयर। जी, जो IGST वाला कॉलम आया है ना, वो सिर्फ ओइडा टैक्स पेयर के लिए मालिक यहां पर आया है, सिर्फ ओइडा वालों के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो IGST से हमारा कोई लेना देना यहां पर नहीं होता है। एम आई राइट? प्लीज, क्या आप मेरी बात समझ पाए? स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, CGST SGST के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनको फीस जानी है। IGST क्या मतलब? लेकिन ओइडार वाला बंदा है, उसकी तो इंटरस्टेट होती है, अगर उसको हम उसको कैसे मना करें? हम उसको जबरदस्ती इंडिया में पकड़ के लाए थे, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसको जबरदस्ती इंडिया में हम पकड़ के लाए थे कि चल तुझे यहां पर GST भरना पड़ेगा। हम तो ठहरे देसी, हम तो काम चला लेंगे, लेकिन विदेशी को तो बिल्कुल इतना सा नहीं पता GST लाओ इंडिया का कैसा है। वो कह रहा मुझे तो पूर्ण रूप से एडवांस रूलिंग चाहिए ही चाहिए। कह रहा हमारी तो स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, IGST लेवल नेशनल लेवल की अथॉरिटी है नहीं अभी हमारे पास में। कह रहा वैसे टैक्स मांगने तुम मुझसे चल दिए, व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं, इंक्वायरी सेंटर है नहीं तुम्हारे पास में, टैक्स जबरदस्ती चाहिए तुम्हें, कि मुझे जिद है। तो इसलिए एक्सेप्शनल तौर पर यहां पर भी ये किया गया, एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि अगर ओइडार वाला हमने ओइडार की जब बात की थी कि इंडिया में जो नॉन टैक्सेबल पर्सन था, तो ढेर सारी बात हमने की थी मालिक कि भाई साहब चाहिए मतलब चाहिए। तो एक एक्सेप्शन यहां पर भी क्रिएट किया कि IGST का मुद्दा है और आप ओइडार वाले हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं। ऑन सिलेक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव हेड फीस अमाउंट विल बी अकॉर्डिंगली गेट रिफ्लेक्टेड इन मेकिंग पेमेंट। ठीक है जी। तो इसलिए अगर मान लीजिए मैं ओइडार वाला हूं, साथ में मैं इंडिया के अंदर CGST SGST की भी जानकारी लेना चाहता हूं, तो 5,000 इसके, 5 इसके और 5 इसके, 15,000 तब होगा। अदरवाइज अगर आप देसी हो तो आपको ये 10,000 मैक्सिमम आपका यहां पर जाएगा, 5,000 फॉर ईच। आई होप बात समझ में आ गई होगी, राइट? हमारे लिए सिर्फ इतना रेलिवेंट है ये। और जो अगला वाला कॉलम है ये IGST वाला, मालिक ये तो सिर्फ और सिर्फ ओइडार वालों के लिए बनाया गया है। डिपॉजिट करते हैं ई कैश लेजर में। चलो भैया डिपॉजिट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये आ गया जी। कह रहे भाई चालान बनाना है, रीजन फॉर चालान, रीजन एनी अदर पेमेंट आप कर रहे हैं, मतलब टैक्स का पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, एनी अदर पेमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी लॉ में लिखा होता है यू आर लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ CGST SGST और एनी अदर पेमेंट। ठीक है, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में। भाई साहब फी में, ओ कितना शानदार है, देखो कह रहा 5,000 रुपये यहां पे इसने डाल रखे हैं फीस के अंदर, ये आपका CGST के अंदर इन्होंने डाल रखा है, और 5,000 UT GST के SGST के अंदर डाल रखे हैं। कह रहे इसके अंदर आपका ये होना चाहिए इतना पैसा, 10,000 टोटल आपको भरना है। तो ये इन्होंने निकाल कर यहाँ पर दे दिया मालिक। तो ये वाली बात आती है। अब मैं इसमें पेमेंट करूँगा, कह रहे ई पेमेंट, मैंने कहा हाँ ई पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ ये ई पेमेंट पर क्लिक करते ही आगे आगे नीचे जनरेट चालान, मैंने चालान जनरेट कर दिया। ये लीजिए चालान जनरेट हो गया है। किस चीज़ का चालान? फीस का पेमेंट ना करा अभी मैंने, अभी नहीं, अभी तो ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर रहा हूं। जैसे एप्लीकेशन पर क्रिएट करने के लिए कहूंगा, यहां से पैसा मेरा डिडक्ट होकर सरकार के पास में पहुंच जाएगा। अभी तो वॉलेट में डिपॉजिट कर रहा हूं, कह रहे वॉलेट से पैसा लेंगे आपके से हम। तो GST सी पिन आ गया, सी पिन कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आ गया, और मेक पेमेंट ई पेमेंट है, कब कितने बजे किया जा रहा है सब यहाँ पर आ जाता है। कब किया जा रहा है? 16 जून 2021 को किया जा रहा है। अब देखो इससे ये होता है भाई साहब, डेट पता लग जाती है कि रिकॉर्डिंग कब करी जा रही है। पर मैं डरता नहीं बाबू, है ना। अगर मान लीजिए मैं इस चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं आती है, ठीक है, और मैं ये नहीं दिखाऊंगा आपको, पता नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग कब की है, और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है अगर मान लो इस चैप्टर में अगली बार अमेंडमेंट नहीं आई तो यही इतना शानदार देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बाबू, मेरे हिसाब से बातें हुई तो बोलनी है। सर 10:56 हो रहे हैं, आज लेट कैसे हो गए? क्यों मैं लेट नहीं हो सकता क्या? मैं लेट नहीं हो सकता क्या? 10:56 45 हो गए मालिक। 16 जून 2021, मैं खुद ही बता रहा हूँ। देखो लोग छिपाते हैं डेट्स और मैं बता रहा हूँ, हाँ ये है। कंपनी का नाम आ गया, मेरी दूसरी कंपनी RNV इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड करके आ गई जी। उत्तर प्रदेश में उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर ये आ गया।
CGST SGST में फीस वाले हेड में गौर से देखिए, इतना मुझे पेमेंट करना है। सेलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट, कौन सा, नेट बैंकिंग या प्रेफर्ड, ये कौन सी करनी है। मैंने कहा ये कर लो, कोई सी करवा लो, क्या दिक्कत है। HDFC टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके किया, मेक पेमेंट। अब जैसे मैं मेक पेमेंट करूंगा ये मुझे मेरे बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा, HDFC पे ले जाएगा, आगे ऊपर HDFC के लिए कह रहा है वेलकम टू HDFC बैंक GST एंड पेमेंट गेटवे, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करने के बाद अब आएगा मेरा यहां पर, कह रहा भाई साहब ये आ गया। अब यहां पर मुझे डालना है क्या, ये डालना अपने जो नेट बैंकिंग की मेरी लॉगिन है, मेरा जो ID पासवर्ड है, मैं डालूं क्या, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा, मैंने दिखाना चाहता ना, ID दिखाना चाहता ना, पासवर्ड दिखाना चाहता, तो ID पासवर्ड यहाँ पर मैं डालूंगा अपना, और ID पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करके मालिक फिर मैं जैसे ओके करूंगा, एक OTP आएगा, उस पर OTP पे ओके करूंगा, और यहाँ से पैसा वॉलेट में ट्रांसफ़र मेरा हो जाएगा। और जब पैसा वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा ना मालिक, जब पैसा मेरा साहब वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट एप्लीकेशन, डिपॉजिट कर दिया, क्रिएट एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, मैं यहाँ से अच्छा सेलेक्ट करो, क्रिएट एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग मैं यहाँ पे करूँगा, और फिर मेरे सामने फॉर्म उनका आ जाएगा। जो फॉर्म आएगा वो कैसा होगा, अब देखो, अब सिखाने के चक्कर में फ़ीस तो मैं पे नहीं कर सकता साहब, ठीक है, 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा होते हैं, मैं नहीं पे करूँगा। हाँ, मैं आपको इसके बाद जो यहाँ पोर्टल पे फॉर्म आएगा वो कैसा होगा वो पक्का आपको दिखाऊंगा। चलो जी बात करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म आएगा वो आएगा, मैं बताऊँ आपको, भगवान झूठ ना बुलाए, फॉर्म दिखाता हूँ आपको मैं। ये आ गया जी CGST, ये आ गया मालिक यहाँ पे CGST फॉर्म। इसके लिए फॉर्म है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ये रहा ARA 01 एप्लीकेशन ARA 01। ये देखो, जब मेरे सामने फॉर्म खुलेगा तो ये GST मेरा ऑटो फिल्ड होगा, लीगल नेम ऑटो फिल्ड, क्योंकि मैं अपना लॉगिन करके गया था, ट्रेड नेम, स्टेटस एप्लीकेंट, रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑटो फिल्ड होगा। जुरिसडिक्शनल जो अथॉरिटी है वो सब ऑटो फिल्ड अपना जाएगा। नेम ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये मेरे लिए ऑप्शनल है, 2 तरह के फील्ड होते हैं, तो मेरा काम असल में यहाँ से शुरू हुआ, 11वें पॉइंट से मेरी एप्लीकेशन शुरू हुई है, बाकी सारा ऑटो फिल्ड होता है, तो ऑप्शनल है। मैं अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब ऑटो फिल्ड होता है मालिक ये। यहाँ से आएगा 12वें नंबर से प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैटेगरी, नेचर ऑफ द एक्टिविटी प्रपोज्ड और प्रेजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एडवांस रूलिंग सॉट। आपने एक्टिविटी बताइए जो आप शुरू करने जा रहे हैं या जो चल रही है आपकी प्रेजेंट में, उसको बताइए क्या है। आप फैक्ट्री वाले हैं, आप होलसेलर हैं, रिटेल हैं, सर्विस प्रोविजन देने वाले हैं, सर्विस लेने वाले हैं, लीजिंग का बिजनेस है, वेयरहाउस कीपर हैं, कौन हैं आप, SEZ हैं, पहले अपने बारे में बताइए कि आपका बिजनेस किस तरह का है। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना होगा, बस एक क्लिक करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से बस सिलेक्ट करना होगा। इतना सा मेरा काम है कि मैं इनमें से कौन हूं। जैसे रजिस्ट्रेशन के समय ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना, कि आप टैक्स पेयर हो, ओइडार वाले हो, TDS वाले हो, बस उसमें सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, भाई साहब मैं यहाँ पर एक सर्विस देने वाला हूँ, सर्विस का प्रोविजन है मेरा, या जूट वाली बात करूँ तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है। उसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ, प्रोविजन फॉर अटैचमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पर एक चैट बॉक्स मिलेगा उसमें एप्लीकेशन में, उसमें लिखूंगा भाई डिस्क्रिप्शन, मेरी फैक्ट्री बनाती है, जूट के थैले बनाती है, ऐसे है, अपने बिजनेस के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये मेरी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ताकि उनको डिसाइड करने में हेल्प रहे कि एग्जैक्टली वो बंदा करता क्या है। अगर मान लीजिए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिमिट होती है, आई थिंक 1000 लेटर्स वर्ड्स की एक लिमिट होती है उसके अंदर, अगर उसमें बात नहीं बन रही है तो मैं पूरा का पूरा उसमें एक पर्चा अपना बन के उसमें फाइल अटैच भी कर सकता हूं, अगर ज़्यादा मुझे देना है तो, अगर 1000 वर्ड्स में बात नहीं हो रही है तो। आगे है इश्यू ऑन विच एडवांस रूलिंग रिक्वायर्ड, आप कौन से मुद्दे पर डाउट है आपका, क्लासिफिकेशन पे है, एप्लीकेशन ऑफ ए नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है, किस पर है, या लायबिलिटी टू पे टैक्स पर है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विस, इस पे है, एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, इस पे है, किस पे है, मुद्दा क्या है, ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी।
अगर मेरा क्लासिफिकेशन का मुद्दा है तो अकॉर्डिंगली मैं इसे यहां पर चूज कर लूंगा मालिक। पहले वाले पॉइंट को मैं टिक कर लूंगा, उसको सेलेक्ट कर दूंगा, ये काम हो गया। मतलब इतना सा काम है, 1 सेकंड का काम है। ये मैंने टिक कर लिया। टिक करने के बाद क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज रिक्वायर्ड। अब आपको क्वेश्चन टाइप करना है कि भाई मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि जो ये बता दिया मेरी फैक्ट्री है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहां बताऊंगा कि ये मेरे कैटेगरी चूज कर ली कि इस कैटेगरी में मेरा डाउट आ रहा है, और एक्चुअल डाउट क्या है, क्वेरी क्या है, वो आप अपनी टाइप कर दीजिए। क्वेरी टाइप कर दी मैंने कि मेरी क्वेरी ये बनती है, यहां पर डिटेल में अपनी क्वेरी टाइप कर दी। स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन द क्वेश्चन रेज्ड। कोई मतलब आपको डाउट क्यों आ रहा है, क्या वजह है, जरा उसकी सपोर्ट भी दीजिए आप हमें कि आप क्यों कहना चाहते हैं। तो बताएंगे आप इसके अंदर कि भाई ये आपके लिए कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको राइट लिखना पड़ेगा यहां पर आकर कि भाई इसमें ये जूट के थैले में ये क्लासिफिकेशन में यहां चाहता हूं तो इसमें 12% इसमें 18% है, ये कंफ्यूजन मुझे आ रही है, व्हाट्स योर एग्जैक्टली कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन आप यहां डालोगे, क्वेरी डालोगे और क्वेरी के साथ कंफ्यूजन क्या है वो डालोगे आप यहां पे। स्टेटमेंट कंटेनिंग द एप्लीकेशंस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड द फैक्ट्स एज मे केस बी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन एप्लीकेंट्स व्यू पॉइंट एंड सबमिशन। आप कह रहे कि ठीक है, क्वेश्चन बताया, कंफ्यूजन बताई, और उसके बाद आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है इसमें वो बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। समझ में आ गई? कैटेगरी पूछ ली, क्वेरी पूछ ली, और ऐसे भरी जाती है एप्लीकेशन, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और आप अपने आप किसी के लिए भी एडवांस रूलिंग सीख कर सकते हो। क्वेरी क्या है वो बता दी, और आपकी अपनी खुद की ओपिनियन क्या है वो भी आप यहां पूछ लिया गया। फिर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर द क्वेश्चन रीजन, टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना। ऑलरेडी इज नॉट, ध्यान दीजिए, द एप्लीकेशन इज नॉट ऑलरेडी पेंडिंग in any proceedings in the applicant's case under any of the provision of the act। आपका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं है और ऑलरेडी डिसाइडेड, ना ही आपका केस ऑलरेडी डिसाइडेड है अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ना अपीलेट लेवल पे, ना एडजुडिकेशन लेवल पे, ना रिवीजन लेवल पे, कहीं पर भी आपका केस पेंडिंग नहीं है, ना ही डिसाइडेड है। अगर आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि हाँ ये सत्य है, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो ही आपकी एप्लीकेशन आगे भरी जाएगी। अगर आप इसे टिक नहीं करते हो, अगर आपका डिसाइडेड कुछ चल रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर मालिक फिर आपकी मतलब इसी के ऊपर निर्भर है। कर दिया कि नहीं है, मेरा कोई मैटर नहीं है ऐसा, तो एप्लीकेशन चली जाएगी, नहीं तो जाएगी ही नहीं, रिजेक्शन की छोड़ो। लेकिन अगर सर ऐसा किया हमने कि वास्तविक में मेरा कोई मैटर चल रहा था और मैंने झूठ मूठ को धोखाधड़ी से बोल दिया मेरा कोई मैटर नहीं चल रहा है, और मैं एडवांस रूलिंग मान लीजिए सीख कर लेता हूं, ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब बाद में केस खुलेगा तो आपकी एडवांस रूलिंग को वॉइड माना जाएगा। अब समझना केस को, मेरा केस अब देख रहा हूं वॉइड कैसे बनी, कि मेरा यहां पर कोई किसी प्रकार का जो केस था ना मालिक, चल रहा था, मुझे पता थी अगर मेरा केस चल रहा है तो वो मेरे इस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करने वाले, फिर भी मैंने एप्लीकेशन भरी। हम मुझसे पूछा गया कि केस तो नहीं चल रहा, मैंने झूठ बोला कि मेरा कोई केस नहीं चल रहा। उन्होंने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करी और उन्होंने मुझे एडवांस रूलिंग दे दी 12% से। इधर इसने ऑर्डर पास कर दिया 18% से। मैंने कहा ले गुरुजी ये कह रहे हैं तुम्हारे 12%। उसने देखा अरे हैं, इसको तो एडवांस रूलिंग मिल गई। और ये कब मिली है, उससे पहले मैं केस लगा चुका था। एडवांस रूलिंग कैसे दी भाई, आपने इनको दे ही नहीं सकते थे आप तो कह रहे थे कि ऐसी एडवांस रूलिंग जो धोखाधड़ी चली गई है, इसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाएगा और आपसे 18% के हिसाब से ये रिकवरी करी जाएगी। आई होप आपको वॉइड एब इनिशियो का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें पोर्टल से आकर ही क्लियर होती कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। पेमेंट डिटेल, ओए चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन आप बताइए। जो पहले चलान बना था वो सी पिन था, पेमेंट होने के बाद बैंक से उसमें 3-4 डिजिट और ऐड हो जाते हैं, फिर सी पिन में वो जो बैंक के डिजिट जुड़ते हैं तो वो सिन बन जाता है आपका। तो उसके बाद यहां पर ये बात हमारी करवा दी जाती है मालिक, तो ये बन जाता है। फिर इसमें डिक्लेरेशन है, यहां पर अपना नाम सेलेक्ट करना है, मुझे आई रहा होता पहले से, और ये अपना सिग्नेचर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट या ऑथराइज सिग्नेटरी, डेजिग्नेटेड स्टेटस यहां पर बताकर हमारा काम हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, तो यहां पे आ जा जरा। अब एक दूसरा फॉर्म आता है आपका यहां पे निकल के, अब मैं दिखाता तो उसको आगे चल के पोर्टल पे ही, पर वो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे 5000 रुपये। ये ARA 1 के बाद में ARA 2 आता है। अब ये 2 क्या है, ये आपका अपील का फॉर्म, कि जो भी आपको एडवांस रूलिंग मिल गई है, अगर वो आपकी एडवांस रूलिंग मालिक लाइक वो एडवांस रूलिंग से आप ना खुश हो, तो जो एप्लीकेंट था वो अपील में जा सकता है। ये सारी चीजें आपको ऑटो फिल्ड मिलेंगी, एडवांस रूलिंग, डेट फॉर कम्युनिकेशन, ये वो फलाना ढिमका, सारी चीजें ऑटो फिल्ड मिलेंगी। वेदर एप्लीकेंट विशेस टू बी हर्ड इन पर्सन, क्या आप वहां पर्सनल हियरिंग चाहते हो, तो यस और नो कर सकते हैं आप इसके अंदर।
द फैक्ट्स ऑफ द केस ब्रीफ में आगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील डाल दिया, पेमेंट डिटेल डाल दिया आपने, वो सिन आ गया आपका यहां पर आकर मालिक, वैसे करके बात हो गई हमारी। प्रेयर की बात हो गई, और मतलब टिक करना, कुछ नहीं करना होता, वेरिफिकेशन कर दिया, और सिग्नेचर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट या ऑथोराइज्ड नेम ऑफ द अपेलेंट या ऑथराइज सिग्नेटरी, डेजिग्नेटेड स्टेटस, उसका यहाँ पर डीएससी लग जाएगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन आपकी चली जाएगी। इस तरीके ऐसा नहीं हो रहा है, वो डीएससी लगता है उसके साथ में, ठीक है जी। तो आपकी ऐसे करके चली जाएगी और फिर उस पर सुनवाई हो जाएगी। दूसरा, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो अपील होती है ना, वो भाई साहब आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी भी डाल सकता है। तो सेम फॉर्म होगा, लेकिन है उसका ARA03 करके आता है, ARA03 करके आएगा, सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड मिलेंगी उसके अंदर आपका जाकर, बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है, बस एक जगह नीचे अंतर मिलेगा, सिग्नेचर, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, ये अधिकारी जब अपील जाएगा, अपील लेकर आगे एडवांस रूलिंग की अपील अथॉरिटी के पास में, तो वो ये वाला अपना फॉर्म वहां पर भरकर चलेगा। इस प्रकार से आपकी बात करी जाती है मालिक। तो यहां से मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि यार चैप्टर वास्तव में समझ में आता है, मतलब एडवांस रूलिंग का चैप्टर आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप अप्लाई ना कर पाओ, देख ही ना पाओ, चल क्या रहा भाई साहब, तो फिर बेकार है यार पढ़ाई करना। बात लंबे समय तक याद रहती है, बात लंबे समय तक याद रहती है मेरे बच्चा, ऐसे करके। तो यहां पर ये था जी अपना, और सिंपली क्या है, बस जस्ट प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एंड वो अपनी सारी बात हो जाती। तो एक डायग्राम के अंदर ही आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऐसे करके। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब इसका लीगल टेक्स्ट पढ़ें? हाँ जी पढ़ो, पढ़ लो, खाना पूर्ति रह गई है, खाना पूर्ति करनी और कुछ नहीं इसके अंदर, लीगल टेक्स्ट के अंदर। एडवांस रूलिंग मीन्स a decision provided by the authority or the appellate authority to an appellant on the matters or questions specified under section। अच्छा, पहले सेक्शंस की लिस्ट दिखा दूं मैं आपको, पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें सेक्शंस की लिस्ट। ऑपरेशन करेंगे अगली क्लास में, ऑपरेशन एक्सरे एमआरआई, एक्सरे एमआरआई हो गई, और आपका मालिक फिर यहाँ पर ये आएगा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट ये आएंगे हमारे सामने, जॉइंट कमिश्नर श्री नरेंद्र यादव जी। तो कल के लेक्चर में हम इनसे पूरी बात करेंगे। ऐसे मानो जैसे कि ये अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं ये, मतलब अपने लाइफ में इन्होंने यही किया है, सर्च एंड सीजर, रेड वेट जो करते हैं। तो कल इनसे रूबरू होंगे हम, और अच्छे खासे बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अच्छे से बतियाएंगे इनसे हम, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी मालिक। तो मैं क्या कह रहा था जी आपसे, हाँ मैं सेक्शंस की बात कर रहा था, सेक्शंस को देखते हैं जरा एक बार, यहाँ पे आ जाओ जरा, ये राजी लिस्ट ऑफ द सेक्शंस। ये मैंने सेक्शंस को भी याद कराने का थोड़ा प्रयास किया है। सेक्शन 95 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद 3 सेक्शन लेफ्ट में जा रहे हैं, 3 राइट में जा रहे हैं। तो 95 के बाद में 96, 97, 98 एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, इसके बारे में बताया है। उसके बाद एप्लीकेशन टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एंड उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। ये 3 सेक्शन यहाँ पर आ गए, 96, 97, 98। ऐसे ही 3 सेक्शन अपीलेट अथॉरिटी के लिए हैं। 99 अपीलेट अथॉरिटी, 100 हो गया अपील, यहाँ एप्लीकेशन वर्ड नहीं आएगा, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, एंड 101 इसका ऑर्डर, मतलब इसके बारे में बताया अपीलेट अथॉरिटी क्या है, कैसे है, फिर इसको अपील की गई, फिर अपील का ऑर्डर आया, ठीक है जी। उसके बाद में फिर कहते हैं यहाँ पर आकर मालिक वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। एक वो सुना है आपने, एक भजन है, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तो ये चरणों में पड़ा हुआ है, भाई साहब गलती हो गई माफ़ कर दो। इन दोनों के चरणों में पढ़ के माफ़ी मांग रहा है, और वो है यहाँ पर सेक्शन 102। और इसके बाद में फिर 3 सेक्शन आते हैं आपके AVP, जैसे ABP न्यूज़ चैनल है ना, ये AVP है, AVP। A फॉर एप्लीकेबिलिटी 1 to 1, V फॉर वॉइड एब इनिशियो, किन सिचुएशंस में, वो अभी मैंने आपको बताया वॉइड एब इनिशियो, एंड 105 पावर ऑफ अथॉरिटी की, ये जो 2 आपकी अथॉरिटी हैं इनकी क्या क्या पावर हैं, ये आपके इस प्रकार से यहाँ सेक्शंस की बात करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।